नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवींद्र। पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान शपथ ले चुके हैं। इमरान ने अपनी कैबिनेट में 21 सदस्यों को शामिल किया है, जिनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्व सैन्य जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार में प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में कहा कि पाकिस्तान को अपने सभी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध रखने की दिशा में काम करना होगा, क्योंकि इसके बिना देश में शांति संभव नहीं। करीब 1 घंटे लंबे भाषण में इमरान खान ने आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को आने वाली चुनौतियों को चिन्हित किया। माना जा रहा है कि इमरान खान को देश की शक्तिशाली सेना का समर्थन हासिल है और उन्होंने एक कल्याणकारी इस्लामिक राज्य के तौर पर नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया है। तो अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि इमरान खान पड़ोसी देशों को लेकर क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, साथ ही उनके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं और खास तौर पर भारत को लेकर क्या एजेंडा हो सकता है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। राणा बनर्जी हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्य सचिव कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार, सर स्वागत है आपका। स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं, उप संपादक ट्रिब्यून से, स्मिता स्वागत है। शरद सबरवाल हैं, पूर्व उच्चायुक्त पाकिस्तान में आप रहे हैं, शरद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में राणा बनर्जी सर आपसे करना चाहूँगा, 22वें प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान की ताजपोशी और उसके बाद कैबिनेट के अगर नामों को देखें, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ के ज़माने के कई लोग इसमें शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग जो कि दागदार रहे हैं भारत के संबंधों को लेकर या फिर विवादों को लेकर, उनको तरजीह देना या शामिल करना, कैसे शुरुआती संकेत हैं? ये कुछ हद तक इमरान खान विवश हैं, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल उन्होंने चुना है उसमें केवल 3 या 4 उनके अपनी पार्टी के सदस्य हैं जो पुराने सदस्य हैं। बाकी सभी जो हैं पहले अभिज्ञ लोग हैं, पहले मंत्रिमंडलों में काम किया उन्होंने, और मुशर्रफ साहब के साथ 12 जनों ने काम किया। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इनको लेने में उन पर किसी हद तक पाकिस्तान की जो बहुत शक्तिशाली संस्था है सेना या सैनिक नेतृत्व, उनका दबाव रहा होगा। उन्होंने इस चैन में उनको इन्फ्लुएंस किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक अंदरूनी चुनौतियों की बात है, कम से कम उनकी जो तकरीर कल रात की थी वो नेक नियति से भरपूर थी और सभी कठिन अंदरूनी समस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया। जहाँ तक दूसरे देशों से संपर्क की बात है और भारत से विशेषकर संपर्क की बात है, इसमें भी उनके हाथ कुछ हद तक बंधे हुए होंगे। वो ऐसे ही संकेत दे पाएंगे जिनको कि सेना की नेतृत्व ने कहा है कि हाँ ठीक है, आप ये संकेत दे दीजिए। ओके, इतना ही कहूँगा मैं। शरद सर, जिस तरीके से शुरुआती हमने देखा और 2 बड़ी बातें हैं, शपथ ग्रहण के बाद पहला मंत्रिमंडल, उसमें नाम जो शामिल किए गए, और दूसरा उनका पहला संबोधन खासतौर पर भारत को लेकर, और क्योंकि आप वहां पर रहे हैं बेहतर समझा पाएंगे कि हम किस तरीके से इसे देखें और क्या जल्दबाजी है बहुत ज़्यादा, या फिर लोग कह रहे हैं कि जो संकेत शुरुआत तौर पर है वो बहुत ज़्यादा शुभ या पॉजिटिव नज़र नहीं आते अगर कैबिनेट के दूसरे मेंबरान को देखें तो। देखिए, 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। पहले तो ये कि जब इनका राइज शुरू हुआ 2011 से, 1996 में इनकी पार्टी बनी थी और तब से लेके इनको कोई सीट नहीं मिल पाई थी, कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। 2011 में जब इनका राइज शुरू हुआ तो बहुत से पॉलिटिशियन जो इनसे मिले वो ऐसे पॉलिटिशियन थे जो पहले आर्मी के ज़माने में आर्मी के रूल में काम कर चुके थे। तो जाहिर है, जैसा राणा बनर्जी साहब ने भी कहा कि कुछ आर्मी से भी इन पे इन्फ्लुएंस रहा होगा कि उनमें से लोगों को कैबिनेट में इंक्लूड किया जाए। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए, इन्होंने नहीं, इनसे पहले नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी या पीपीपी गवर्नमेंट थी, सब ने यही कहा कि नेबरहुड में हम रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, भारत से इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सवाल है वो कहने का, कथनी का नहीं है, ये करने का है कि ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं। तो जो इन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की थी इलेक्शन के बाद, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि भारत के साथ रिश्ते हैं जो मजबूत होने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके बाद
कह के इन्होंने कहा कि लेकिन कश्मीर का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसको सुलझाना बड़ा ज़रूरी है। तो उससे ऐसा संकेत मिला कि पाकिस्तान जो है पुरानी एक भाषा जो कि 90s में यूज़ करते थे, जो बाद में उन्होंने कुछ समय तक छोड़ दी थी, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि सब चीज़ हो सकती है लेकिन कश्मीर का सोल्यूशन पहले हो। अब देखना कि आगे चल के ये कैसे मामला बढ़ता है। वो पहली पोजीशन थी उनकी, क्या उससे वो आगे बढ़ते हैं या नहीं। इतना कहते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान एक नेबर है, एक पड़ोसी मुल्क है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एक नई सरकार बनी है, एक ऐसा अवसर होता है जब देखा जाए फिर से कि क्या कुछ सकारात्मक कदम उनके साथ उठाए जा सकते हैं या नहीं। तो यही मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसी प्रक्रिया में अभी है, चाहे प्रधानमंत्री जी की फ़ोन कॉल रही हो इमरान को, चाहे उन्होंने जो पत्र लिखा वो रहा हो। बात उसी पे फिर आ जाती है कि जो कहते हैं क्या वो कर पाएंगे या नहीं, ये तो समय ही बता पाएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमें उनसे एंगेज करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए हम बहुत एम्बिशियस नहीं हो जाएं। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप बहुत दिक्कत से गुजरा है 4-5 साल, उसको कुछ स्टेबलाइज किया जाए, उसको कुछ काम किया जाए। ओके, इसमें तो दो चीज़ें, एक तो हम जब इमरान खान और चुनाव देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ अलग सेना के प्रभाव या उनकी छाया से थोड़ा दूर खड़े नजर आएंगे, लेकिन शुरुआती जो अब तक संकेत हैं, क्या लगता है कि वाकई वो सेना की छाया से कहीं दूर हैं या फिर अभी भी उतने ही करीब जिससे पहले की जो सरकारें थी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये उम्मीद थी कि इमरान खान बिल्कुल अलग थलग जो है अपनी एक विदेश नीति कर पाएंगे। और ये तो उनके चुनावों में अंदरूनी जो है वो चर्चाएं चली हैं कि बाकायदा एक आर्मी की उनकी बैकिंग मिली है, आर्मी के समर्थन से जो है पूरे चुनावों पर सवाल, उस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं खुद दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से। और एक बड़ा तबका है पाकिस्तान के समाज के अंदर जिन्होंने सवाल खड़े किए इन चुनावों को लेकर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देखिए, दो चीजें हैं यहाँ। पुराने चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जिस नया पाकिस्तान का जिक्र इमरान खान कर रहे थे, कम से कम वो नया कैबिनेट नजर नहीं आ रहा है। शेख रशीद मुशर्रफ के दिनों में रेल मंत्री हुआ करते थे, सूचना मंत्री हुआ करते थे, वो आज रेल मंत्री हैं। शाह महमूद कुरैशी जो पहले दूसरे पार्टी के साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, और जब मुंबई हमले हुए थे उस दौरान वो विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, वो उस दौरान दिल्ली में भी मौजूद थे बाकायदा। और हमें याद भी है कि महिला पत्रकारों के साथ एक इंटरेक्शन के दौरान, क्योंकि वो अपनी यात्रा को छोटा करते हुए पाकिस्तान वापस नहीं लौटे थे, 26 नवंबर को प्रणब मुखर्जी के साथ बातचीत के बाद वो दिल्ली में ही रुके थे। 27 नवंबर को जब वो महिला पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उनको एक फोन कॉल भी आया था प्रणब मुखर्जी की तरफ से। काफी गुस्से में सुनाई पड़ रहे थे प्रणब मुखर्जी, और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी अलग कमरे में गए, वहां बातचीत की। उसके बाद उनका जो डेलीगेशन है वो वापस पाकिस्तान लौटा था। वो आज की तारीख में वापस से विदेश मंत्री हैं। उनकी एक बहुत ही जिसे कहते हैं डिजास्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एसएम कृष्णा के साथ, जब एसएम कृष्णा भी इस्लामाबाद गए थे, उसमें मैं भी मौजूद थी। 6 घंटे तक वो बातचीत बहुत विफल हुई थी। लेकिन ये कह देना कि अभी आप तुरंत, क्योंकि मुशर्रफ के दौरे में अगर आप देखें, उस दौर में रिश्ते भारत के साथ सुधरे थे। 2003 से 2007 के बीच में हम जो बात कर रहे हैं, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे। उस वक्त अमेरिका का बेहद दबाव था। 9/11 आतंकी हमलों के बाद अमेरिका का नजरिया आतंकवाद को लेकर बदल गया था। तो इन सब चीजों के तहत उस वक्त मुशर्रफ की अगर ये टीम थी, लेकिन उस वक्त रिश्ते भी इंडिया के साथ बेहतर हुए थे। और आज की तारीख में भी हर कोई कहता है कि उस दौरान कश्मीर में भी काफी ज्यादा शांति देखने को मिली थी। तो उस बिंदु पर हम कितना जज कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसका औचित्य इस वक्त देखने को मिलेगा। लेकिन कल रात की अगर आप तकरीर की हम जिस बात कर रहे हैं इमरान खान की, हाँ, इलेक्शन जीतने के बाद जिस स्पीच दिया उसमें कश्मीर का जिक्र जरूर किया, जैसा शरद सब्रवाल साहब अभी कह रहे थे। कल के भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं था। और ये खुद काफी सारे पाकिस्तानी ऐसे राजनीतिक हैं जिन्होंने ट्विटर पर कहा कि भाई आपने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। तो एक मुझे लगता है कि एक डाइसी एक सिचुएशन है जहां हमें कंफ्यूजिंग सिग्नल जरूर देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में भी। इमरान खान की चुनौती इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो अर्थनीति को लेकर है। देश की आर्थिक माली हालात इस वक्त बेहद खराब है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाए या ना जाए, कटोरा लेकर जाए, हाथ बढ़ाते हुए जाए, ये तमाम चिंताएं हैं। और उनकी स्पीच में अरविंद केजरीवाल वाली बात नजर आ रही थी, क्योंकि वो सिमिलैरिटीज भी है। अरविंद केजरीवाल जिन दिनों धरना पर बैठते थे अन्ना हजारे के साथ, उनकी सिस्टर यहाँ हुआ करती थी अलीमा, और अलीमा ने खुद मुझे कहा था कि उस वक्त के धरना प्रदर्शन से काफी सारी टिप्पणियां लेकर गए थे जो इमरान खान ने शामिल किया था 2013 के चुनावों के बाद, जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त की नवाज शरीफ के सरकार के खिलाफ। तो अंदरूनी चुनौतियां इस वक्त सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी हैं बतौर प्रधानमंत्री।
ऑस्टेरिटी की बातें कर रहे हैं कि कैसे हम कम खर्च करेंगे, मैं प्रधानमंत्री निवास में नहीं रहूंगा, 2 कमरे के फ्लैट में मिलिट्री जाऊंगा, सेक्रेटरी के निवास में रहूंगा। भारत, मुझे लगता है विदेश नीति का जब मसला आता है तो निश्चित रूप से भारत के अहम पहलू हो जाता है, और जिसपे आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट का जो ठप्पा है वो खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन अगले कुछ महीनों तक मुझे लगता है कि थोड़े से मिक्स सिग्नल्स नजर आएंगे, क्योंकि एक उनकी कोशिश ये भी रहेगी किसी तरह से जो सार्क शिखर सम्मेलन है उसे भी कैसे वापस ट्रैक पर लौटाया जाए, जिसके लिए जरूरी होगा कि भारत उसमें शिरकत करे और नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद उसके लिए जाएं। शरद सर, जो बात स्मिता कह रही बहुत अहम है कि जिस तरीके से इस वक्त इमरान खान के सामने भारत के साथ रिश्ते या फिर पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते से कहीं ज्यादा जरूरी और जो चिंता है या फिर उनके सामने सबसे बड़ा हर्डल है वो आर्थिक मोर्चा है पाकिस्तान के अंदर। जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिचुएशन बड़ी ख़राब है, और ये स्थिति आ गई है कि आईएमएफ बेल आउट लेने की एक बार फिर नौबत आ गई। पाकिस्तान ने बहुत से बेल आउट लिए आईएमएफ से, और उसमें से एक की भी कंडीशन पूरी तरह फुलफिल नहीं की थी। और अब एक और मुश्किल उनके सामने आ खड़ी हुई, जो अमेरिकन्स कह रहे हैं, अमरीकनों ने कहा है कि हम ये स्थिति नहीं चाहेंगे कि आईएमएफ का पैसा पाकिस्तान के जरिए चीनी ट्रेजरी में चला जाए, तो वो भी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। उधर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में भी हैं, तो अंदरूनी मामले बहुत से हैं। एक तो ये है, पावर शॉर्टेजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी यूथ बल्ज है इंडिया की तरह ही, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बड़ा ज़रूरी है। वो कैसे कर पाएंगे, जो आज की स्थिति उसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है, उसके बाद बहुत से इशू जो उन्होंने मेंशन किए, चाहे हेल्थ के हों चाहे एजुकेशन, ये सब उनके सामने हैं, और मैं समझता हूँ कि उनका काफ़ी ध्यान तो उस तरफ रहेगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि वो फॉरेन पॉलिसी पे ध्यान ना दें। अब ये छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं कि कल की स्टेटमेंट में कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर नहीं कहा। मैं नहीं सोचता कि वो कश्मीर का मुद्दा छोड़ने वाले हैं। सवाल ये है कि जैसे 90 के दशक से आगे चल के पाकिस्तान ने ये कहा था कि ठीक है, कश्मीर का भी एक मुद्दा सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं रिलेशनशिप, उनको रोक के ना रखा जाए, चाहे ट्रेड हो चाहे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स हो। तो देखने वाली बात यह है कि कश्मीर के मुद्दे की वजह से क्या सारा रिलेशनशिप वो जकड़ के हॉस्टेज बना के रखते हैं, या कि वो फिर उसी स्थिति में आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो कुछ हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ट्रेड वगैरह के मामले में, वो किया जाए। ओके बनर्जी जी, सर एक दौर था जब कहा जाता कि पाकिस्तान के हालात अंदरूनी कितने ही ख़राब हों, लेकिन भारत विरोध का राग अलापना शुरू कर दीजिए, उसके चलते जो वहाँ का गुस्सा था वो डाइवर्ट होता था। इस बार क्या वैसे ही उससे अलग हालात हैं, और पाकिस्तान की जो अंदरूनी आर्थिक हालात है, चाहे बेरोज़गारी का मसला हो, महंगाई का हो या कर्ज का हो, वो कहीं ज़्यादा बड़ा है, और अब जनता उस बहकावे या मैं कहूँ उस भारत विरोध के नाम पर उन मुद्दों को नहीं भूलेगी। नहीं, जो वहाँ की सामरिक समाज है, मेरी राय में इसमें कुछ बदलाव आया है। ये बहकाव वाली बात या डाइवर्शन टू इंडिया हेट्रेड वाली बात जो है थोड़ा पहले से कम हो चुकी है। अभी जो है लोगों को एहसास है कि ये जो समस्याएं हैं वो ये वाकई बहुत संगीन समस्याएं हैं। और कल जो विशेषकर जो इमरान खान जी ने जो तकरीर की, उसमें इसमें नेक नियति की तो कोई शक नहीं थी कि वो वाकई कुछ चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि ये आदर्शवादी कितने हैं या कार्यान्वित होने में इसमें दोहरे मापदंड आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है जिस पर उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया, वो है कि एक सक्रिय उनके खिलाफ जो है एक प्रतिद्वंदी ऑपोजिशन है जो कि काफ़ी सक्रिय है। उनके खिलाफ वो किस तरह का विरोधाभास अपनाएंगे या उनके साथ सहयोग के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी काम उन्होंने हाथ में लिया है इसको करने के लिए उनको चाहे पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में या वैसे भी उन लोगों का सहयोग चाहिए होगा। टैक्सेशन बढ़ाने की बात उन्होंने की है, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेने की बात की है, और सुधार लाने की बात की है पुलिस में, न्यायपालिका में, जो अधिकारी वृंद हैं उनके व्यवहार में। तो ये सब चीज़ें एकदम अचानक तो नहीं हो पाएंगी। और उन्होंने जो है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जो दाखिला का जो
जो महकूमा है, जो मंत्रालय है, वो अपने पास रखा है ना। इसके जो है दो तरह के परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो बहुत व्यस्त भी रहें, इसमें दलदल में फंसते चले जाएं। दूसरी बात यह है कि जो भी गलत पदक्षेप अगर उठाते हैं अपने ऑपोजिशन के खिलाफ, तो वो डायरेक्टली जो है इमरान खान उसके लिए दायी माने जा सकते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को बीच में कोई बफर रखना चाहिए था, शायद ये उन्होंने नहीं रखा है। तो ये शायद उनकी नेक नहीं थी का परिणाम है, लेकिन इसमें संकट है थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अभी देखनी पड़ेंगी कि किस हद तक जो है वो इन सब मामलों से जूझ पाते हैं। उसके बाद जैसा कि सब्रवाल साहब ने कहा, जो इनकी विदेश नीति है उसको हमें बहुत, जो मापदंड हमें देखना होगा वो आतंकवाद वाला मापदंड देखना होगा कि ज़मीन पर जो है पंजाब में या वहाँ से जो आतंकवाद जो हमारे मुल्कों की तरफ जो आता है, जो कश्मीर की तरफ आता है, उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब तक हमको इस तरह के कोई संकेत नहीं मिलते हैं, हमको बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। हाँ, एंगेजमेंट ज़रूर होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। इसमें तो जो बात राणा बनर्जी कर रहे हैं कि बहुत अहम है कि, और पाकिस्तान में ख़ासतौर पर इमरान खान के अगर पॉलिटिकल रैलीज़ को 2011 से जब उन्होंने थोड़ा सा चढ़ना शुरू किया, अगर उनकी विदेश नीति को लेकर उनके विचारों को या उनके हम चुनावी रैलियों को समझें और उसको समझने की कोशिश करें कि असल में उनकी मंशा क्या है और किधर बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप निकालती हैं ओवरऑल? कि इमरान खान की जहाँ तक विदेश नीति रही हैं, कुछ मसलों पर वो काफ़ी विवादित भी रहे हैं। आप अगर मसलन देख लें, जब अमेरिका के दखल अंदाजी की बात होती है अफगानिस्तान में, या अमेरिका के ड्रोन अटैक्स की बात होती है, तो इमरान खान ने काफ़ी बार बाहर आकर जो है उन्होंने समर्थन किया है तालिबानी ताकतों का, ये कहते हुए कि अगर वो अमेरिकी वहाँ पर जो सेनाएं मौजूद हैं उन पर अगर हमले कर रहे हैं तो वो जायज़ हैं, क्योंकि अमेरिकी ड्रोन हमलों में काफ़ी नागरिकों की जान जा रही है। तो इस तरह के विवादित बयान वो दे चुके हैं। भारत को लेकर मुझे लगता है खुद उनके लिए एक असमंजस की स्थिति जरूर है, क्योंकि निजी स्तर पर उनके भारत के साथ उनके भारत के कई दोस्त रहे हैं। बतौर क्रिकेटर भारत में उनका आना जाना लगा रहा था, क्रिकेट कमेंटेटर, टीवी कमेंटेटर के तौर पर। लेकिन जो विदेश नीति अगर मुल्क की बात करें तो उसमें तो निश्चित रूप से इस वक्त जो सेना कहेगी, जो ISI कहेगी, उसका जो स्टैंप है वो तो वहाँ पर बिल्कुल रहने वाला है। लेकिन इमरान खान देखिए एज ए इंडिविजुअल जो है वो वेल मीनिंग है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, और वो बड़े डिटर्मिन्ड तरीके के इंसान रहे हैं। जो शौकत खानम अस्पताल है, उन्होंने बाकायदा एक तरीके से लोगों के घर घर जाकर जो है डोनेशन इकट्ठा करके उन्होंने इतने बड़े कैंसर अस्पतालों का जो है पूरा फाउंडेशन खड़ा किया। एक उनका लंबा संघर्ष रहा, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। उनकी पार्टी का जिसकी कोई अस्तित्व नहीं था, और एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल एक तरीके से ये जो पूरा फिनोमेना हम दुनिया भर में देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल आउटसाइडर की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशनिंग थी कि भाई हमारे कोई सियासी जो है जड़ नहीं थे, हम एक पॉलिटिकल आउटसाइडर है जो एस्टैब्लिशमेंट को चुनौती देकर पहुंचे हैं। इमरान खान की भी वही बात थी, वो नवाज शरीफ या जरदारी के तौर किसी एक खानदान से नहीं आ रहे थे जिनका एक सियासी जुड़ाव रहा या इतिहास रहा। ये बातें हैं, लेकिन भारत को लेकर इस वक्त निश्चित रूप से मिक्स सिग्नल्स आएंगे। जो शरद सब्रवाल साहब कह रहे हैं, राणा बनर्जी साहब कह रहे हैं, दोनों ही तरफ से अगर आप देखें, जब भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया गए उनसे मिलने के लिए, उनको एक बैट गिफ्ट किया जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम के सारे हस्ताक्षर से ऑटोग्राफ्स थे। उस दौरान भी दोनों तरफ से जो बयान आए, इमरान खान ने कहा रिश्ते अच्छे होने चाहिए, सब मसलों पर बातचीत होनी चाहिए, कश्मीर का भी समाधान ढूंढना चाहिए। भारत ने कहा कि हमने भी अपनी सारी बातें रखी, और ये भी कहा कि आतंकवाद को आप खत्म करें, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा होगा तभी बातचीत की गाड़ी जो है आगे बढ़ पाएगी। 2012 के बाद से दोनों मुल्कों के बीच में औपचारिक रूप से सस्टेन्ड बातचीत नहीं हुई है। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात जरूर हुई थी उफा में, NSS के बीच में बातचीत होती रही है बीच बीच में, लेकिन जब सुषमा स्वराज 2015 दिसंबर में गई थी, सरताज अजीज से मुलाकात करने के बाद कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग हम फिर से शुरू करेंगे। उसके बाद ही पठानकोट के आतंकी हमले हो गए, फिर उरी के आतंकी हमले हो गए 2016 में, तो वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ नहीं पाया। तो एक असमंजस की स्थिति आगे कुछ महीनों में बनी रहेगी। भारत उसके बाद अगले साल जनवरी में खुद चुनावी मोड में चला जाएगा, तो उसमें भारत की जो नैरेटिव है वो भी मुझे लगता बदल जाएगी। फिर शरद सर, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूंगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात और विदेश नीति, और शुरुआत हुई है इमरान खान की नई पारी की, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक माहौल पाकिस्तान में है और जितनी सियासी ताकत इमरान के साथ है और सेना की छाया या उन सेना का हाथ, उसके बाद वहां पर कितना स्कोप या कितना उनके पास एल्बो रूम मैं कहूं दिखता है?
देखिए, ये तो जाहिर है, जैसे इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन से पहले हुआ, जिस तरह फौज ने उसको इन्फ्लुएंस किया, और जैसा राणा बनर्जी साहब ने पहले कहा था कि वो उतने ही कदम ले पाएंगे जितनी सेना उनको इजाजत देती है इस वक्त। अब कल को जाके वो इंडिपेंडेंट होना चाहें, कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहें, लेकिन ऐसा करते हुए उनके मन में ये भी होगा कि दूसरों के साथ जिन्होंने ऐसी कोशिश की क्या हुआ, और उन्होंने आर्मी के साथ कोऑपरेट किया नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसकी हालत अब आप जानते हैं, क्योंकि वो भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बात करते थे। तो ये तो बड़ा तय है कि अभी आने वाले कुछ समय तक तो सेना जितना उनको इजाज़त देगी उतना ही वो आगे बढ़ पाएंगे। अब हमारा ये देखना है कि हमारे पास आतंकवाद का मुद्दा है, जो हमारे लिए एक बहुत अहम मुद्दा है जी। उसके अलावा पुराने इश्यूज हैं, मुंबई का इशू है, पठानकोट का इशू अनरिजॉल्व है, कुलभूषण जाधव का केस जो है अभी अनरिजॉल्व है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे आगे कांटेक्ट अगर बनेंगे तो इन सब पे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि एंगेज करें, लेकिन कीप आवर साइट्स लो, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं करें इमीडिएटली। पहला कदम ये होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप बड़ा अनस्टेबल रहा है, बड़ा टेंस रहा है 4-5 साल, इसको स्टेबलाइज किया जाए, और उसके लिए भी उनकी तरफ से ठीक रिस्पांस हमें आना चाहिए, खास करके आतंकवाद के मुद्दे पे। अब देखना है, तो समय बताएगा कि कितना कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान में नई सियासत और जो नए प्रधानमंत्री हैं वो असल में किस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और विकल्प क्या हैं। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था 15 अगस्त को आयुष्मान भारत को लेकर। हमना शिफा हैं हमारी दर्शक, लिखती हैं कि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी और सराहनीय पहल है, ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में इस पहल की। एक और दर्शक अंकिता पाठक लिखती हैं कि सरकार की आयुष्मान भारत योजना सही तरीके से लागू करने के लिए हमें अस्पतालों में सभी सुविधा मुहैया करानी होगी, और तभी हमारे देश के गरीबों को इसका फायदा मिल सकेगा, क्योंकि हमारे देश में अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है, और इसीलिए सरकार को पहले अस्पतालों को सुविधाएं देनी चाहिए। और इस चर्चा के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। आप दर्शक हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अपनी राय हमें आप जीमेल पर भेज सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।